नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पोल साइंस की, क्लास 11 राजनीतिक विज्ञान की, और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11 पोल साइंस के हाफ ईयरली सैंपल क्वेश्चन पेपर को। ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है इसको आप मिड टर्म का एग्जाम भी कह सकते हो, इसको आप टर्म 1 का एग्जाम भी कह सकते हो। हालांकि ये जो टर्म 1 का एग्जाम है वो लास्ट ईयर के टर्म 1 के एग्जाम से थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा नहीं भाई टोटली अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा? एक तो पैटर्न चेंज हो गया। लास्ट ईयर जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। सेकंड थिंग कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो टर्म 1 में जो भी सिलेबस आया था दैट्स ऑल खत्म, यानी कि उसको आपको टर्म 2 के लिए बिल्कुल भी साथ लेकर के नहीं जाना था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। आप टर्म 1 का एग्जाम दोगे और उसके बाद टर्म 1 के सिलेबस को आप साइड में नहीं रख सकते। एनुअल जो आपका एग्जाम होगा उसमें कंप्लीट सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। ओके, तो ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपकी प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं, क्योंकि इससे हमें मोटे तौर पे कई सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। एक तो ये कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे ये हमें आइडिया होता है। दूसरा, हमें ये भी आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तीसरा ये कि एक हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नर्वस थोड़ा कम फील करते हैं। ओके, तो आज हम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। क्लास 11 का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा, पोल साइंस का है और टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा। टोटल मार्क्स आपके 80 रहेंगे। 80 मार्क्स यानी कि आपका जो 12th क्लास का पोल साइंस का एग्जाम है वो भी 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें 20 मार्क्स कहाँ जाते हैं? जो आपका एनुअल एग्जाम है वो भी सेम पैटर्न रहना है, थोड़ा सा उसमें चेंज रहेगा लिटिल बिट। उसमें जो 20 मार्क्स किस चीज़ के होंगे, 20 मार्क्स आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा पोल साइंस का। 11th में भी बनना होता है, 12th क्लास में भी बनना होता है। तो जो प्रोजेक्ट है उसके आपके 20 मार्क्स रहेंगे। इसको आप इंटरनल असेसमेंट मान सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना कि कितने आंसर्स आप करेक्ट दे पाते हो। तो इसमें पहला जो हमारा सेक्शन रहेगा इसमें दिए गए हैं आपके 1 मार्कर क्वेश्चन। ओके, टोटली एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस जो शब्द है वो किस भाषा से बना है, यानी कि जस्टिस जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, वैसे कभी तुक्का लगाना, वैसे ज़रूर नहीं कि तुक्का ही लगाएं, कंफर्म हो, दैट्स ऑल। अगर तुक्का नहीं लगाना है, पोल साइंस में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से 80% जो वर्ड्स हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, न्याय के आधारभूत तत्व कौन से हैं ये हमें बताना है। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सत्य, सेकंड है निष्पक्षता, तीसरा है तर्कसंगत और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में आपका बी करेक्ट आंसर है लैटिन और सेकंड में आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। यानी कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो उसमें सत्य की भी बात करते हैं, निष्पक्षता भी होनी चाहिए और तर्क भी होने चाहिए, लॉजिक भी होने चाहिए। ओके, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार कह लीजिए, मूल अधिकार कह लीजिए, कितने दिए गए? तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ओके, पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको सामान्य कानून, सामान्य अधिकार बना दिया गया, तो अब 6 रह गए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारतीय जो संविधान है उसमें एक अधिकार है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी 5 जो अधिकार हैं उनकी गारंटी देता है ये कि भाई अगर वो गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 है वहां पर यह दिया गया। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नागरिक होने की आवश्यक शर्त क्या है यह हमें बताना है। वो स्थायी निवासी होना चाहिए उस देश का, उस राज्य का सदस्य हो या राज्य के प्रति समर्पित हो या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि वो राज्य के प्रति समर्पित हो ये भी होना जरूरी है, राज्य का सदस्य होना चाहिए कहीं ना कहीं, और वहाँ का स्थायी निवासी भी होना चाहिए। तो इसमें आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ जो आपका क्वेश्चन दिया गया, भारतीय नागरिकता कानून कब बना यह हमें बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 1955। ओके, 1955 में भारतीय नागरिकता कानून बना था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट था वो बना था 1955 में। उसके बाद सेवंथ जो क्वेश्चन दिया गया, नेशन शब्द है वो किस भाषा से बना है। ओके, नेशन शब्द है वो किस भाषा से बना है? जो हिंदी का हमारा राष्ट्र है ना वो नेशन से बना है। अब हमसे पूछा गया कि ये नेशन कहाँ से आया,
ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है कि छुआछूत की समाप्ति की गई है। हमें बताना है कि छुआछूत की समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 17। अनुच्छेद जो 17 है वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया कि छुआछूत है वो अपराध माना जाएगा। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझते हो ना, जैसे अपने यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को, फिर वो देश चलाते हैं हमारी जगह पर, वो 5 वर्षों के लिए देश को चलाते हैं हमारी जगह पर, वो डिसीजन लेते हैं। एक देश ऐसा भी है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कुछ भी करना हो वहां के लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये करें या ना करें। तो ऐसी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो छोटे देशों में ही संभव है। तो भारत चाइना तो हो नहीं सकते, कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया में है नहीं, तो वो रह गया हमारा स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं। तो जो चुनाव आयोग होता है, देश का जो चुनाव आयोग है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो कुल 3 सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न 11th दिया गया। 11th हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, ये हमें बताना है। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है, उनकी सैलरी कितनी है, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए। अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो 5 लाख रुपए उन्हें पर मंथ मिलते हैं और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा बाकी जो अलाउंसेज होते हैं, भत्ते वगैरह होते हैं, वो एक्स्ट्रा अलग से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसमें एक करेक्ट आंसर रहेगा 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला सेक्शन जिसमें हमने 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया गया है, सेक्शन बी दिया गया है, इस सेगमेंट में दिए गए हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। जैसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटे तौर पे इनको डिस्कस करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसमें आपको बताना है, जैसे महाअभियोग इसको बोलते हैं, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक में प्रस्ताव रखना होता है और 2/3 मतों से अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि अब तक ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ है, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जी के 2 कार्य बताइए। एक तो ये कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति मतलब कि उनको नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके नामों की सिफारिश है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। दूसरा, जो मंत्री होते हैं उनके कार्यभार का बंटवारा करते हैं कि कौन होम मिनिस्टर होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन एचआरडी मिनिस्टर होगा, वो सब कुछ ये करते हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। इसके अलावा ये सरकार के मुखिया होते हैं। ठीक, धन विधेयक किसे कहते हैं ये हमें बताना है। 2 मार्कर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कि जो धन से संबंधित विधेयक होते हैं उसे धन विधेयक बोलते हैं। एक चीज़ बता दें कि विधेयक क्या होता है, कानून बनने से पहले जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो उसे विधेयक बोलते हैं। तो धन से संबंधित जो विधेयक है वो धन विधेयक होता है और इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद 16th जो क्वेश्चन दिया गया, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ओके, लोकसभा के लिए चाहिए होती है 25 वर्ष, तो करेक्ट आंसर 30 वर्ष रहेगा राज्यसभा के लिए। कार्यपालिका क्या होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कौन कौन से 3 अंग होते हैं, एक होती है हमारी विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है कानूनों को लागू करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नीतियों को बनाना। ओके, तो वो कार्यपालिका होती है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की जहां एक से ज़्यादा सदस्य चुने जाएं उसे हम बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। कुछ देशों में इस प्रकार की परंपरा है जहां पर एक ही इलाके से एक से ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जहां पर लोगों से हर मुद्दे पर राय ली जाती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद 20th क्वेश्चन दिया गया, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो। संविधान के द्वारा हमें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार है वो हमारे आम जीवन के लिए, जो हमारी आम जीवन है उसको सम्मान के साथ जीने के लिए आवश्यक होते हैं। और 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे लिटिल बिट। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब शामिल किया गया था, तो ये 2002 में हुआ था। 86वें जो 86th संविधान संशोधन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत
इसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 22 जो क्वेश्चन है, जन्मजात नागरिकता क्या होती है। जैसे एक नागरिकता होती है जो ग्रहण की जा सकती है, जैसे आप कई बार पढ़ते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे कि उसको पीआर मिल गया है, ओके, कि कनाडा गया था पीआर मिल गया है, वो यूएस से गया था पीआर मिल गया है, तो नागरिकता उनको मिल गई है, ओके, यानी कि उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। वो अगर एक समय होता है फिक्स, वहाँ तक अगर वो वहाँ पर रहते हैं और उनका सब कुछ चाल चलन ठीक ठाक रहता है। एक होता है जन्मजात नागरिकता, जैसे आप हम हैं तो हमारा जन्म यहीं हुआ तो हम ऑटोमेटिक इस देश के नागरिक हो जाते हैं। इसी तरीके से किसी बच्चे का जन्म अगर किसी दूसरे देश में होता है तो ऑटोमेटिक जन्म के बेस पर वो उस देश का नागरिक बनेगा, ओके, ये होती है जन्मजात नागरिकता। आर्थिक न्याय की परिभाषा दीजिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक आधार पर समानता, आर्थिक आधार पर आगे बढ़ने के एक समान अवसर मिलना, उसे हम आर्थिक न्याय कहेंगे। आर्थिक न्याय है वो अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव को कम करता है। उसके बाद संसदीय प्रणाली में सरकार के मुखिया कौन होते हैं ये हमें बताना है। तो जो देश के मुखिया होते हैं संसदीय प्रणाली में वो होंगे, जैसे अपने देश में राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पे किंग है, किंग चार्ल्स हैं अभी, और अपने देश की बात करें तो अपने देश पे राष्ट्रपति और देश के मुखिया हैं। लेकिन सरकार के मुखिया कौन है संसदीय प्रणाली में? प्रधानमंत्री वो सरकार के मुखिया होते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट। उसके बाद हम थर्ड सेगमेंट की बात करेंगे, सेक्शन सी की बात करेंगे, और यहाँ पर दिए गए हमें 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान के 4 स्रोत लिखिए कि हमने हमारा जो संविधान है वो, जैसे हिंदी में कहावत होती है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि हमने कई कई जगहों से प्रेरणा ली है, ओके। जैसे पहली अगर हम बात करें तो 1928 का जो संविधान था, नेहरू रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, वहाँ से हमने बहुत कुछ उठाया। दूसरा, कराची अधिवेशन से एक प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस पार्टी ने 1931 में, तो वहाँ से हमने काफ़ी कुछ दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, 70-80% तो हमने सारा वहीं से उठाया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी हम प्रेरित थे, तो कुछ आदर्श हमने वहाँ से उठाए हैं। देश के जो लोकप्रिय नेता थे तो उनके विचारों ने भी भारतीय संविधान को प्रभावित किया है। फ्रांस की क्रांति से भी हम प्रभावित थे, रूसी क्रांति से भी हम प्रभावित थे, और ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी उससे भी हम प्रभावित थे। तो ऐसे काफ़ी कुछ 3 या 4 स्रोत लिख सकते हो जिनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 26 है, अधिकार की 4 विशेषताएं बताइए। अधिकार क्या होते हैं ये आपको बताना है, और अधिकार कितने हैं हमें वो बता दिए। उसके बाद क्यों ज़रूरी होते हैं ये सब कुछ बता दोगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 27 है, नागरिक और विदेशी में 4 अंतर बताइए। तो आपको पहली चीज़ तो समझ में आना चाहिए कि नागरिक क्या है और विदेशी क्या है, फिर अंतर बताओगे कि उनके पास ये अधिकार होते हैं और उनके पास वो कानूनी अधिकार सीमित होते हैं, ओके। इसके अलावा जैसे वो चुनाव नहीं लड़ सकते, बिना अनुमति के लंबे समय तक नहीं रह सकते, बिना अनुमति के हर जगह पर आ जा नहीं सकते, ओके, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे वो 4 चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। उसके बाद 28 है आपका, राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे तत्व आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो उनमें से किन्हीं 4 तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है 29, भारत में चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग चरण बताने हैं। अलग अलग चरण में आ जाएगा, जैसे शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है जो आपकी वोटर लिस्ट होती है वो तैयार की जाती है, वोटर लिस्ट तैयार होती है। उसके बाद होता है निर्वाचन क्षेत्र है वो निश्चित किए जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र की कहाँ से चुनाव होगा, ये दूसरा चरण होता है। तीसरा होता है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। जैसे अपने देश में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है तो वो डिसाइड होता है। उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है, ठीक। चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन दाखिल किए जाते हैं। उसके बाद चुनाव प्रसार होता है, ओके, चुनाव प्रचार प्रसार होता है। उसके बाद होते हैं वोटिंग, उसके बाद होती है मतगणना। तो ये आप प्रक्रिया के चरण लिख सकते हो, क्लियर। चुनाव आयोग के 4 कार्य बताइए, जैसे वोटर लिस्ट को तैयार करवाना, चुनावों की घोषणा करना, और निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ओके। इसके साथ साथ चुनाव के समय में प्रशासन को संभालना, क्लियर, यानी कि ये सारे कार्य होते हैं चुनाव आयोग के। उसके बाद 31 नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 4 मार्कर में, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हमें बताना है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरा, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उनकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, अगर वो किसी भी उस समय लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, क्लियर, वो पागल या दिवालिया या फिर गंभीर किस्म के अपराधी नहीं होनी चाहिए। तो ये योग्यताएं चाहिए होती है। उसके बाद है लोकसभा के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकसभा के अगर 4 कार्यों के वर्णन करें, बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कानून बनाने का कार्य है,
धन संबंधी कार्य जैसे धन विधेयक वहीं पे पारित किए जाते हैं। इसके अलावा देश के जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है। ओके, एक तरीके से ये कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर चर्चा की जाती है। इसके अलावा ये जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर? तो ये 3 या 4 कार्य आप लिख सकते हो, वैसे काफ़ी सारे कार्य करती है लोकसभा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा इसमें 2 6 मार्कर क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं 2, और उसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएगी। ऐसा ही आपके एनुअल एग्जाम में भी रहने वाला है। तो इसमें देखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है अधिकार क्या है और अधिकारों की क्या विशेषताएं, ये 4 मार्कर में भी आ चुका है, यही सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे। या फिर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए, इन दोनों में डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे कि लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा ये उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसके सदस्य एक साथ रिटायर हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा ये स्थायी सदन होता है। लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा है वो कम शक्तिशाली है। लोकसभा के कुल सदस्य 543 चुने जाते हैं, जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसके 233 सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। ओके, तो यानी कि ये यहाँ पे आप अंतर स्पष्ट कर सकते हो और भी बता सकते हो कि लोकसभा पावरफुल क्यों है। तो उसको डिटेल में जाओगे तो ये 5 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 34th जो आपका क्वेश्चन दिया गया, भारतीय चुनाव प्रणाली की 4 विशेषताएं बतानी है और चुनाव प्रणाली की दोष है उनको कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में आपको सुझाव देना है। तो चुनाव प्रणाली है वो यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहली चीज़ यहाँ पे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है जिसकी सारी जिम्मेवारी होती है चुनाव करवाना। दूसरा, अपने देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, सबको एक समान वोट डालने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। इसके अलावा भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि कोई भी दल, कितने भी दल है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो 4 ये विशेषताएं होगी। कमियों की बात करें तो बाहुबल, लोग गुंडे तत्व होते हैं वो राजनीति में आ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ओके, दूसरा अगर बात की जाए धन बल, पैसे देकर के भी वोट खरीदे जाते हैं। तीसरा, परिवारवाद कि एक परिवार अगर राजनीति में आ गया तो आमतौर पे वही परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे रहता है। तो वंशवाद की समस्या, यानी कि इस प्रकार की समस्या हैं वो लिख सकते हैं और उसके बारे में सुझाव देना है कि इसके लिए सख्त कानून बनाए जाएं। ओके, चुनाव का खर्चा है वो सरकार को उठाना चाहिए, ये सुझाव हम दे सकते हैं। इसके अलावा अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, इस प्रकार के सुझाव दिए जा सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी शक्तियों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। नियुक्ति की बात करें तो लोकसभा में जिस दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत समझ रहे हो ना, आधे से एक ज़्यादा सीट, ठीक, जैसे अपने यहाँ पे 543 सीट्स हैं टोटल, 272 चाहिए मेजोरिटी के लिए। जिस दल को प्राप्त होगी तो वो आपस में एक लीडर चुनेंगे, तो वो लीडर देश का प्रधानमंत्री बनता है। उनको जो शपथ ओथ दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक। तो ये था हमारा एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही हम जियो का पहले ही पब्लिश कर चुके हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आ गए हैं मेरे पास, मतलब बहुत सारे प्रिपेयर कर लिए, 3-4 दिनों से लगा हुआ था। तो एक एक करके आपको सभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और डिपेंड ये भी करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मुझे भी लगता है कि हाँ, इससे इसकी नीड है, ये देने चाहिए। तो मैंने जो थंबनेल की बात करें तो मैंने बहुत सारे थंबनेल तैयार कर रखे हैं कि चलिए 6-7 तो दे ही देते हैं, एनुअल के लिए भी दे देते हैं, मिड टर्म के लिए भी दे देते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव रहेगा तो दनादन बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आएंगे। इसके अलावा पोल साइंस के चैप्टर्स भी आ चुके हैं, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर भी आ चुके हैं, जियो की एक बुक कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, बाकी के भी धीरे धीरे करके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।